चुड़ैल का साया। रायपुर गांव में रात के सन्नाटे में छम छम की आवाज आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज को आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को ये आवाज गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को ये आवाज सुनाई देती थी उस दिन किसी के घर से एक सदस्य गायब हो जाता था और उसका कोई पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है। वो किसी न किसी घर को अपना निशाना जरूर बनाती थी। घर में अगर किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई न कोई गायब हो जाता था। वो कोई आदमी या बच्चा होता था। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने को मन बना रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो। इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर, अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। सरपंच जी, हम में से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाली जानकी ताई से बात की है। वे टोने टोटके करती है। उन्हें बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। सबने उसकी बात का समर्थन किया और जानकी ताई के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जानकी ताई गांव में आई। काले रंग के कपड़े पहने, गले में बड़ी छोटी कई मालाएं पहने, हाथ में मोर पंख से बना एक फूंक करने वाला झाड़ू जैसा डंडा लिए वे गांव के बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सरपंच और गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास आए, उनका स्वागत किया, उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर जानकी ताई ने कहा, मुझे उन घरों को देखना है जहां ये सब हुआ है। गांव वाले उन्हें एक घर के पास ले गए। वहां पहुंचकर जानकी ताई ने आंख बंद करके उसकी चौखट को छुआ। सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पूजा करनी होगी। इसे वश में करके पूछना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी, वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल आऊंगी। पूरी रात गांव में उजाला रखिएगा आग जलाकर, और पूरा गांव पूजा में शामिल होगा। घर में एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए वरना वो चुड़ैल उसे अपना निशाना बना लेगी। मेरी पूजा में वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। पूरे गांव में रोशनी के लिए जगह जगह मशालें लगाई गईं। गांव के बीच में हवन कुंड बनाया गया। पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अगले दिन रात को जानकी ताई अपने साथ 4 लोगों को लेकर पूजा करने आई। सभी ने काले कपड़े पहने थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। कोई भी चुड़ैल के आने पर डरेगा नहीं, ना ही उस पर हमला करेगा। मैं उसे वश में करूंगी और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। मंत्रों का जाप होने लगा। तभी दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। जानकी ताई ने उसे मंत्रों में बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। भयानक चेहरा, आंखों में खून भरा हुआ था। बड़े बड़े दांत, काले कपड़े पहने वो साया आकर बैठ गया। उसके जिस्म से मुर्दे के जलने जैसी शमशान की बदबू आ रही थी। कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहाँ से गायब हुए लोग कहाँ हैं? मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मार कर खा लिया। जिनके घरों के लोग गायब थे वे ये सुनकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। ये कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा जिससे चुड़ैल बेचैन हो गई। रुको, बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम पूनम है। मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव के कई लोगों ने रात ही में मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया।
मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। क्यों सरपंच, ये सच कह रही है? ताई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ है और तेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बलि लूंगी। ये कहकर वो गायब हो गई। अब क्या होगा जानकी ताई? तुमने एक निर्दोष औरत की हत्या की है। इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर गए। एक काम करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों एक एक कील ठोको, उसमें 4-4 हरी चूड़ियां लटका दो, उसके बीच में एक सिंदूर का टीका लगा दो। इससे उस घर में ये नहीं घुस सकेगी। ये काम घर की औरतें करे और अपने सुहाग पर से चूड़ी और सिंदूर उतार कर उसे टांगे। रात को कोई घर से बाहर ना निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छम छम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन किसी घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन जानकी ताई गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंची। गांव वालों से बात करने पर उन्हें सब ठीक लगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई ना कोई गलती से बाहर निकल जाएगा। चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। तो हम क्या करें ताई, जो इसे मुक्ति मिले? इस आत्मा को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगी, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय जानकी ताई पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ गई। तू मुझे मुक्त करना चाहती है? तू पहले गांव वालों को मार जिन्होंने मुझे मार दिया। अब उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इस गांव वालों को माफ कर दे। मैंने मना किया था बाहर आने को तुम्हें, पता नहीं तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ताई, मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूँ। कम से कम मेरे मरने से गांव तो जड़ने से बच जाएगा। मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताते देख मेरा मन बदल गया। ताई, मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई पूजा करती है। थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छम छम की आवाज सुनाई नहीं दी। बादलों में जादुई गाउन और सैंडल के घर का जादू। मीनापुर नाम के गांव में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम पूर्वी और छोटी बहन का नाम उर्वशी था। पूर्वी उम्र में उर्वशी से 8 साल की बड़ी थी। दोनों के माता पिता नहीं थे, इसलिए घर का गुजारा करने के लिए पूर्वी कारखाने में काम करती थी। कारखाने में काम करके पूर्वी को ज्यादा पैसे नहीं हो पाते थे, इसलिए वो रात को जगकर सिलाई का काम भी करती थी। इससे पूर्वी के पास थोड़े ज्यादा पैसे हो जाते थे और वो उर्वशी के स्कूल और ट्यूशन की फीस दे दिया करती थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और उर्वशी 12वीं क्लास में आ जाती है। उसकी क्लास की सभी लड़कियां बहुत अमीर थी और सब ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड मेकअप के बारे में बात करती रहती थी, जिसकी वजह से उर्वशी को उनसे बहुत जलन होती थी। ये सारी लड़कियां इतने बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनती हैं और महंगे ब्रांड के मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। मेरे पास तो कुछ भी ब्रांडेड नहीं है, लेकिन मैं आज ही दीदी को जाकर बोलूंगी कि मुझे भी ये सब चाहिए। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और उर्वशी घर जाती है। शाम को जैसी ही पूर्वी घर आती है, उर्वशी उससे कहती है, दीदी, मुझे भी ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड मेकअप का सामान चाहिए। मेरी क्लास की सभी लड़कियां अपने अपने महंगे ब्रांड के बारे में बात करती रहती हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर हाँ, थोड़े से पैसे मैंने बचा कर रखे हैं। तुम उनसे जाकर अपने लिए कुछ खरीद लेना। इतना बोलकर पूर्वी बचे हुए पैसे लाती है और उर्वशी को दे देती है। उर्वशी खुशी खुशी उन पैसों को ले लेती है और उन्हें ले जाकर बाहर जाती है। उर्वशी अपने लिए एक अच्छी सी ब्रांडेड लिपस्टिक लेकर आती है। अगले दिन उर्वशी लिपस्टिक को बैग में रख लेती है और स्कूल लेकर जाती है। जैसे ही उर्वशी स्कूल पहुंचती है, कुछ लड़कियां उसके तरफ देखकर बोलती है, देखो देखो, गरीब आ गई। कभी कभी तो मुझे इस पर इतना तरस आता है कि इसे हर रोज भीख दे दिया करूं। तू मुझे गरीब कैसे कह रही है? देख, मेरे पास इतने बड़े ब्रांड की लिपस्टिक है। ओहो, एक ब्रांडेड लिपस्टिक से तो हमें टक्कर देने चली। वैसे तेरे पास इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? सच सच बताइयो, कितनी जगह भीख मांगा है?
उस लड़की की बात सुनकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम सब अपना मुंह बंद करो। ये ब्रांडेड लिपस्टिक खरीदने के पैसे मुझे मेरी दीदी ने दिए हैं। उर्वशी की बात सुनकर सभी लड़कियां फिर से हंसने लगती है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर अपनी गरीब दीदी से बोल दियो कि तेरे लिए एक गाउन और सैंडल भी खरीद ले, क्योंकि अगले हफ्ते स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और एनुअल फंक्शन में सबको अच्छे से तैयार होकर आना है। हाँ उर्वशी, एनुअल फंक्शन में अपने टूटे हुए जूते और फटी हुई ड्रेस पहनकर आएगी तो तुझे गेट से ही भगा दिया जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम सबको अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना? तुम्हारा घमंड तो मैं तोड़ कर रहूंगी। देखना, एनुअल फंक्शन में तो सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उर्वशी उदास होकर घर जाती है और बेड पर लेट जाती है। अपनी बहन का उदास चेहरा देख पूर्वी बोलती है, क्या हुआ उर्वशी, जब से स्कूल से आई हो तब से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? पूर्वी के ऐसा पूछने पर उर्वशी बोलती है, अगले हफ्ते स्कूल में फंक्शन है, इसलिए आप मुझे सैंडल और गाउन दिला दो। अगर आपने मुझे सैंडल और गाउन नहीं दिलाया तो स्कूल की लड़कियां मुझे अंदर भी नहीं जाने देंगी। मैं फंक्शन में सबसे सुंदर बनकर उन सबको नीचा दिखाना चाहती हूँ। उर्वशी, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो तुम्हें गाउन और सैंडल दिला सकूं। दूसरों को देखकर जिद करना अच्छी बात नहीं। ये बात मान लो कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद आप मुझे देती ही क्या हो? छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती हूँ मैं। फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पल पहनती हूँ, और कब तक ऐसे रहूंगी मैं? इतना बोलकर उर्वशी घर से बाहर चली जाती है। उर्वशी के जाने के बाद पूर्वी गाउन और सैंडल के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उर्वशी घर वापस आती है तो पूर्वी कहती है, उर्वशी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे स्कूल के फंक्शन शुरू होने से पहले मैं तुम्हें गाउन और सैंडल दिला दूंगी। ये सुनकर उर्वशी खुश हो जाती है। लेकिन आप तो कह रही थी कि आपके पास पैसे नहीं है, फिर अचानक पैसे कहाँ से आएंगे? मैं जहाँ काम करती हूँ उनसे उधार पैसे ले लूंगी। जब सैलरी मिलेगी तो उधार वाले पैसे कटवा दूंगी। अच्छा चल, अब खाना खा ले। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पूर्वी अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार ले लेती है और घर आकर उर्वशी को दे देती है। ये लो उर्वशी, कुछ पैसे, जाओ अपने लिए गाउन और सैंडल ले लेना। उर्वशी पैसे लेकर बाजार जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और सारे पैसे नाली में गिर जाते हैं। ये देखकर उर्वशी रोने लगती है। ये क्या हो गया? सारे पैसे नाली में गिर गए। मैं फंक्शन में क्या पहनूंगी? अब फिर से सारी लड़कियां मेरा मजाक बनाएंगी। दीदी मेरे लिए पैसे उधार लेकर आई थी, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तभी उर्वशी की नजर एक अंधी लड़की पर जाती है। वो अंधी लड़की सड़क के एक कोने पर खड़ी थी। उर्वशी उस लड़की के पास जाती है और बोलती है, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आपको कोई मदद चाहिए क्या? हाँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। यही पास वाले जंगल में मेरी एक कुटिया है, मैं वहीं रहती हूँ। उसके बाद उर्वशी उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और उसे जंगल में लेकर जाती है। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही वो लड़की परी बन जाती है और बोलती है, मैं कोई मामूली अंधी लड़की नहीं बल्कि एक परी हूँ। आप परी हो, लेकिन आपने एक मामूली लड़की का रूप क्यों ले रखा था? बादलों के बीचों बीच एक गाउन का घर और एक सैंडल का घर है। उसमें से किसी एक घर में मेरी जादुई छड़ी है। लेकिन आपकी जादुई छड़ी वहाँ कैसे पहुँची? मेरी एक जादूगरनी से झड़प हो रही थी। उसने अपने जादू से मेरी जादुई छड़ी वहाँ रख दी। मैं अपनी जादुई छड़ी के बिना परदेश नहीं जा सकती हूँ और जादुई छड़ी लाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद परी अपनी दोनों आँख बंद करती है। तभी अगले ही पल बादलों में जाने वाली सीढ़ी बनकर तैयार हो जाती है। उर्वशी उस सीढ़ियों से चढ़कर बादलों के जादुई गाउन और सैंडल के घर के पास पहुंच जाती है। लगता है ये वही दोनों घर है जिसके बारे में परी ने बताया था। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन से घर में परी की जादुई छड़ी है? तभी जादुई गाउन के घर से आवाज आती है, आओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मेरे घर के अंदर आओ और ढेर सारा गाउन लेकर जाओ। नहीं नहीं, तुम पहले मेरे घर में आओ। तुम्हें यहाँ पर अलग अलग डिजाइन के सैंडल मिलेंगे।
दोनों की बात सुनकर उर्वशी अपने मन में सोचती है, अरे वाह, यहाँ तो मुझे फंक्शन में पहनने के लिए गाउन और सैंडल मिल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ जिस मकसद से आई हूँ वही लूंगी। इतना सोचकर उर्वशी बोलती है, मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ परी की जादुई छड़ी लेने आई हूँ और वही लेकर जाऊंगी। परी की जादुई छड़ी मेरे पास है। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। आओ और जादुई छड़ी लेकर जाओ। उसके बाद उर्वशी जादुई छड़ी लेकर परी के पास वापस आ जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी पाकर बहुत खुश थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी मदद की वजह से मैं अपने परिदेश वापस जा पाऊंगी। वैसे मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। अगर तुम चाहो तो अपने रोने का कारण मुझे बता सकती हो। उसके बाद उर्वशी परी को अपने घर की गरीबी और स्कूल के फंक्शन के बारे में सारी बात बता देती है। उसकी बातें सुनने के बाद परी बोलती है, बस इतनी सी बात, तुम्हारी ये परेशानी मैं अभी दूर कर देती हूँ। इतना बोलकर परी जादुई गाउन और जादुई सैंडल प्रकट करती है और उर्वशी को दे देती है। ये दोनों जादुई है। जादुई गाउन से तुम जितनी चाहो धन मांग सकती हो, वहीं दूसरी तरफ ये जादुई सैंडल सारे शारीरिक कष्ट दूर कर देती है। पर एक बात का ध्यान रखना, इस जादुई सैंडल का तुम एक बार इस्तेमाल कर सकती हो। जैसे ही तुम इसका इस्तेमाल करोगी, ये अपने आप हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। उर्वशी परी को धन्यवाद करती है और जादुई सैंडल गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर उर्वशी पूर्वी को जादुई सैंडल और गाउन के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब जानकर पूर्वी भी बहुत खुश होती है। उस दिन से उर्वशी के घर की आर्थिक हालत भी ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद एनुअल फंक्शन का दिन आ जाता है और उर्वशी जादुई सैंडल और गाउन पहनकर फंक्शन में जाती है। उर्वशी वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उर्वशी अपने मन में सोचती है, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। साक्षी मेरा बहुत मजाक बनाती थी ना, अभी दिखाती हूँ उसे। इतना सोचकर उर्वशी साक्षी को ढूंढने लगती है, लेकिन साक्षी उसे नजर नहीं आती है। उर्वशी की नजर राधिका पर जाती है और वो उससे कहती है, राधिका, साक्षी कहीं नजर नहीं आ रही? वो फंक्शन में नहीं आई क्या? हाँ उर्वशी, साक्षी फंक्शन में नहीं आई है। लेकिन अचानक क्या हो गया? वो तो फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। दरअसल उसको बहुत जोर से बुखार है। बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखा लिया, लेकिन उसका बुखार जा ही नहीं रहा। साक्षी के बारे में जानकर उर्वशी को बहुत दुख होता है और वो अपने मन में सोचती है, परी ने कहा था कि ये जादुई सैंडल पहनने के बाद सारे शारीरिक कष्ट भी दूर हो सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं साक्षी के घर जाकर उसे ये सैंडल पहना देती हूँ। उर्वशी उसी वक्त साक्षी के घर जाती है और उसे जादुई सैंडल पहना देती है। जादुई सैंडल पहनने के बाद साक्षी पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। तभी उसी वक्त जादुई सैंडल वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद साक्षी उर्वशी से कहती है, उर्वशी, मैं तो तुम्हारा बहुत मजाक बनाती थी, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से मैं पहले की तरह हो पाई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मैं तो पहले भी तुम्हें अपनी दोस्त मानती थी। उस दिन से साक्षी और उर्वशी दोस्त बन जाते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और उर्वशी एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।